दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड एक अजीब सी जगह है। देखने में यह बस एक सफेद जमी हुई जमीन लगती है। ज्यादातर लोग इससे बर्फ का बेकार टुकड़ा समझते हैं। ऐसी जगह जहां ना खेती हो सकती है, ना बड़े शहर, ना जिंदगी। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जो जगह सबसे खाली दिखती हैं, वही भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाइयों का मैदान बनती हैं। ग्रीनलैंड उन्हीं जगहों में से एक है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो पूरी तरह किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। यह इतना बड़ा है कि अगर इससे अलग देश मान लिया जाए तो यह कई बड़े देशों से बड़ा निकलता है। फिर भी यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कुछ छोटे शहरों जितनी ही है। इसकी लगभग 80% जमीन आज भी हजारों साल पुराने मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई है। कहीं कहीं यह बर्फ इतनी मोटी है कि उसके नीचे जमीन कहाँ है यह भी ठीक से नहीं पता। सदियों तक यही बर्फ ग्रीनलैंड को दुनिया से काटे रखती रही, लेकिन अब वही बर्फ पिघल रही है और उसके साथ ग्रीनलैंड की किस्मत भी खुल रही है। आज ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सतर्क हैं। अमेरिका, डेनमार्क, रूस और चीन सभी की नजरें इस एक द्वीप पर टिकी हैं। सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है, सवाल यह है कि अब क्यों जरूरी हो गया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। उस समय में जब ग्रीनलैंड पर न कोई झंडा था, न कोई देश का नाम, न कोई ताकत का दावा। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी बस रहा था, तब ग्रीनलैंड पर पहले लोग पहुंचे। ये लोग इनुइट समुदाय से थे। उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई दीवारें नहीं खड़ी की, कोई नक्शे नहीं बनाए। वे बस यहाँ जिए। उन्होंने सीखा कि बर्फ में कैसे शिकार किया जाता है, समुद्र से खाना कैसे निकाला जाता है और इतनी ठंड में जिंदा कैसे रहा जाता है, जहाँ सांस लेना भी चुनौती बन जाता है। उनके लिए ग्रीनलैंड कोई संसाधन नहीं था, यह उनका घर था। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा हुआ है कि जो जमीन किसी की होती है, वही जमीन किसी और को खाली दिखती है। लगभग 1000 साल पहले यूरोप से आए वाइकिंग्स पहली बार ग्रीनलैंड पहुंचे। उनके नेता एरिक द रेड थे। उन्हें अपने देश से निर्वासित किया गया था और नई जमीन की तलाश में वे यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा। यह नाम सच्चाई नहीं था, बल्कि एक चाल थी। हरी भरी जमीन का सपना दिखाकर वे और लोगों को यहाँ लाना चाहते थे। शुरुआत में वाइकिंग्स यहाँ टिक गए। उन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बसाई, जानवर पाले और व्यापार शुरू किया। लेकिन ग्रीनलैंड ने उन्हें कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। मौसम बदला, ठंड बढ़ी और खाने की कमी होने लगी। धीरे धीरे वाइकिंग बस्तियां खत्म हो गईं। वे या तो मर गए या वापस चले गए। ग्रीनलैंड फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। यूरोप में समय बदला, साम्राज्य बने, समुद्री रास्तों पर कब्जे होने लगे और तभी ग्रीनलैंड की कहानी में डेनमार्क का नाम आया। उस समय डेनमार्क और नॉर्वे एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने वहां रहने वालों से कभी पूछे बिना ग्रीनलैंड पर अपना दावा किया। धर्म, व्यापार और नियंत्रण, इन तीनों चीजों के जरिए डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी मजबूत की। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उनका हिस्सा है। उन्होंने कानून बनाए, व्यापार पर नियंत्रण रखा और स्थानीय लोगों को बाहरी दुनिया से काट दिया। ग्रीनलैंड एक कॉलोनी बन गया, एक ऐसा इलाका जो नक्शे पर तो डेनमार्क का था, लेकिन दिल से कभी नहीं। समय बीतता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन ग्रीनलैंड की हालत ज्यादा नहीं बदली। यहाँ ना फैक्ट्रियां मरी, ना बड़े शहर। बाहर की दुनिया इसे लगभग भूल ही गई थी। फिर आया 20वीं सदी और उसी के साथ आया एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध ने ग्रीनलैंड को अचानक महत्वपूर्ण बना दिया। इसका कारण था इसकी जगह। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच बिल्कुल बीच में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर के ऊपर एक प्राकृतिक चौकी जैसा है। अमेरिका ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली। भले ही ग्रीनलैंड कागजों में डेनमार्क का था, लेकिन उसकी सुरक्षा अब अमेरिका के हाथ में चली गई। यहीं से ग्रीनलैंड की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं रहा, वह धीरे धीरे एक रणनीतिक जमीन में बदलने लगा। एक ऐसी जगह जहां से पूरी दुनिया की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे ग्रीनलैंड की अहमियत भी बढ़ती चली गई। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू ही होने वाला था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस दौर को कोल्ड वॉर कहा गया। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि दिमाग, तकनीक और रणनीति से लड़ी जा रही थी। और इसी अदृश्य लड़ाई में ग्रीनलैंड अचानक बेहद जरूरी बन गया। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां से मिसाइलों, रडार सिस्टम और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। यहीं से ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहा, वह वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गया।
लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वक्त के साथ एक और सच सामने आने लगा। आज जो ग्रीनलैंड को सबसे ज्यादा खास बनाता है वह सिर्फ उसकी जगह नहीं है, बल्कि वह है जो उसकी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो संसाधन जिनके बिना आधुनिक दुनिया चल ही नहीं सकती। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये सब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। यही वो पल है जहां से ग्रीनलैंड एक बार फिर दुनिया के केंद्र में आ गया है। अब यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं रही, यह वर्तमान की सच्चाई है और आने वाली समय की लड़ाई भी। लेकिन इस लड़ाई में एक सवाल खड़ा हो गया, इतनी अहम जमीन की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में थी? कानूनी रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा था, लेकिन डेनमार्क उस समय एक छोटा सा यूरोपीय देश था। न उसके पास कोई बड़ी सेना थी, न इतनी ताकत कि वह हजारों किलोमीटर दूर बसे इस द्वीप की पूरी सुरक्षा कर सके। ग्रीनलैंड भले ही नक्शे पर डेनमार्क का हिस्सा दिखता था, लेकिन असल दुनिया में उसकी रक्षा करना डेनमार्क के बस की बात नहीं थी और अमेरिका यह बात अच्छी तरह समझता था। 1940 में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तब ग्रीनलैंड अपने आप में लगभग अकेला पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर अमेरिका ने ग्रीनलैंड में कदम रखा। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह कदम ग्रीनलैंड को नाजी जर्मनी से बचाने के लिए है, लेकिन असली वजह इससे कहीं बड़ी थी। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए सोने के बराबर थी। अगर सोवियत यूनियन से कोई हमला होता तो वह सबसे पहले आर्कटिक के रास्ते ही आता, और आर्कटिक तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता ग्रीनलैंड से होकर ही जाता है। यहीं पर अमेरिका ने टूली एयर बेस बनाई। यह कोई साधारण सैन्य अड्डा नहीं था। यहाँ से रडार सिस्टम सोवियत मिसाइलों पर नजर रख सकता था। जहाँ ऐसे सिस्टम लगाए गए जो परमाणु हमलों की शुरुआती चेतावनी दे सकते थे। दुनिया को दिखाया गया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, लेकिन असल में उसकी सुरक्षा और नियंत्रण अमेरिका के हाथ में चला गया। डेनमार्क ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं थे। एक तरफ सोवियत यूनियन का डर था, दूसरी तरफ अमेरिका की ताकत। ग्रीनलैंड को बचाए रखने के लिए डेनमार्क ने चुप रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे ग्रीनलैंड की स्थिति अजीब हो गई। कानून डेनमार्क के थे, प्रशासन डेनमार्क का था, लेकिन सुरक्षा अमेरिका संभाल रहा था। ग्रीनलैंड किसी एक देश का पूरा हिस्सा नहीं रहा, वह एक स्ट्रेटेजिक जोन बन गया। इसी दौरान ग्रीनलैंड के लोगों के मन में सवाल उठने लगे। वे ना तो पूरी तरह डेनमार्क का हिस्सा थे, ना ही आजाद। फैसले कोपेनहेगन में होते थे, लेकिन असर ग्रीनलैंड पर पड़ता था। उनकी संसाधनों, उनकी जमीन और उनके भविष्य पर उनकी अपनी कोई पूरी पकड़ नहीं थी। 1970 और 1980 के दशक में यह संतोष खुलकर सामने आने लगा। ग्रीनलैंड के लोगों ने ऑटोनॉमी की मांग की। वे आजादी नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने का अधिकार चाहते थे। 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला। इसका मतलब था कि अब कुछ अंदरूनी फैसले ग्रीनलैंड खुद ले सकता था, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और बड़े आर्थिक फैसले अब भी डेनमार्क के पास थे। यह आजादी नहीं थी, बस उसका एक अधूरा रूप था। 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिला। अब उन्हें यह अधिकार भी मिल गया कि अगर वे चाहें तो भविष्य में पूरी आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। कानूनी तौर पर ग्रीनलैंड को यह हक दे दिया गया, लेकिन कानून और हक के बीच एक बड़ी समस्या थी, पैसा। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था आज भी डेनमार्क पर निर्भर है। हर साल डेनमार्क ग्रीनलैंड को अरबों क्रोनर की आर्थिक मदद देता है। यही पैसा वहाँ की सरकार, स्वास्थ्य और शिक्षा को चलाता है। अगर ग्रीनलैंड पूरी तरह आजाद होता है तो यह सहारा खत्म हो सकता है, और यहीं से ग्रीनलैंड एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों के निशाने पर आ जाता है। अमेरिका को डर है कि अगर ग्रीनलैंड कमजोर पड़ा तो वहाँ कोई दूसरी ताकत अपनी पकड़ बना सकती है, और उस दूसरी ताकत में सबसे बड़ी नाम है चीन और रूस। 2019 में दुनिया तब चौंक गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। यह बात सुनकर लोग हंसे। डेनमार्क ने इसे मजाक बताया, लेकिन यह कोई मजाक नहीं था। ट्रंप ने जो कहा वह अमेरिका की सोच को साफ दिखाता है। अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ एक एलाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर देखता है, एक ऐसी जमीन जिसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। ग्रीनलैंड से अमेरिका को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, आर्कटिक पर सीधी नजर। दूसरा, भविष्य की शिपिंग रूट्स। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, समुद्र के नए रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार को तेज कर सकते हैं। और तीसरा, ग्रीनलैंड के नीचे छुपे संसाधन। रेयर अर्थ मिनरल्स आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीजों में से हैं। मोबाइल, मिसाइल, सैटेलाइट्स सब इन्हीं पर चलते हैं। अभी चीन इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड के ये संसाधन चीन के हाथ लगे। यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को छोड़ नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आर्कटिक बर्फ मुक्त हो रहा है, रूस भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। रूस आर्कटिक को अपनी रणनीतिक सीमा का विस्तार मानता है।
इसी सोच के तहत उसने वहां अपने पुराने सैन्य अड्डे फिर से सक्रिय कर दिए हैं। नए जहाज, नए रडार और नई सैन्य रणनीतियां, सब कुछ एक ही दिशा में बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड सीधे रूस की सीमा में नहीं आता, लेकिन ग्रीनलैंड पर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम रूस के लिए सीधा रणनीतिक खतरा है। यही वजह है कि रूस ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की एक कमजोर कड़ी के रूप में देखता है। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहा। दुनिया की बड़ी लड़ाइयां अक्सर वहीं नहीं लड़ी जाती जहां सबसे ज्यादा शोर होता है, और इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए एक तीसरी ताकत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब दुनिया की नजरें अमेरिका और रूस की ताकत पर टिकी थीं, उसी समय एक और देश बिना शोर की अपनी जगह बना रहा था। ना उसके जहाज दिखे, ना सैनिक, ना हथियार, लेकिन उसकी मौजूदगी धीरे धीरे ग्रीनलैंड तक पहुंच रही थी। यह देश था चीन। चीन ने कभी ये नहीं कहा कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है। उसने ना कोई झंडा उठाया, ना कोई सैन्य बयान दिया। उसने खुद को एक नया नाम दिया, नियर आर्कटिक स्टेट। इसका मतलब साफ था, चीन यह दिखाना चाहता था कि भले ही उसकी जमीन आर्कटिक में नहीं है, लेकिन आर्कटिक में उसके हित हैं, और जहां हित होते हैं वहां दखल भी होता है। एक तरफ डेनमार्क का नियंत्रण था, दूसरी तरफ अमेरिका की सुरक्षा, और बीच में ग्रीनलैंड की अपनी सरकार, जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही थी। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और यहीं पर चीन ने दरवाजा खटखटाया। चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स बनाने की पेशकश की। उसने माइनिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश का वादा किया। उसने कहा कि वह सड़कों, बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकता है। यह सब सुनने में मदद जैसा लगता था, लेकिन इसके पीछे शर्तें छुपी थीं। लेकिन डेनमार्क और अमेरिका दोनों को इसमें खतरा दिखा। उन्हें डर था कि यह मदद एक जाल हो सकती है। अगर ग्रीनलैंड चीन के पैसों पर निर्भर हो गया तो फैसले भी धीरे धीरे चीन के असर में आने लगेंगे। यही वजह थी कि कई चाइनीज प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। ग्रीनलैंड की सरकार के लिए यह आसान फैसला नहीं था। एक तरफ विकास की जरूरत थी, दूसरी तरफ आजादी खोने का डर। इसी बीच आर्कटिक का महत्व और बढ़ने लगा। बर्फ पिघल रही थी। जो समुद्री रास्ते सदियों से बंद थे, वे अब खुलने लगे थे। नॉर्दर्न सी रूट जैसे रास्ते एशिया और यूरोप के बीच दूरी को ऐतिहासिक रूप से कम कर सकते हैं। रूस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने आर्कटिक को अपने भविष्य की रीढ़ मान लिया। पुराने सैन्य अड्डों को फिर से चालू किया गया। नई आइस ब्रेकर जहाज बनाए गए। आर्कटिक में रूस की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। ग्रीनलैंड यहाँ सीधे युद्ध का मैदान नहीं है, लेकिन वह इस पूरे खेल का केंद्र था, क्योंकि ग्रीनलैंड पर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम रूस की हर बड़ी गतिविधि पर नजर रख सकते थे। रूस के लिए यह असहज स्थिति थी। वह जानता था कि ग्रीनलैंड पर सीधा हमला संभव नहीं है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि अमेरिका वहां पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसी बीच ग्रीनलैंड के लोग अपनी ही लड़ाई लड़ रहे थे। वे पूछ रहे थे कि यह जमीन आखिर किसकी है? क्या यह डेनमार्क की है, जिसने इसे सदियों पहले कॉलोनी बनाया? क्या यह अमेरिका की है, जो इसकी सुरक्षा संभालता है? या फिर यह ग्रीनलैंड के लोगों की है, जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं? ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिल चुका था। कानून उन्हें आजादी की ओर बढ़ने का रास्ता देता था, लेकिन असली सवाल था, क्या वे आर्थिक रूप से तैयार हैं? बिना डेनमार्क की मदद के सरकार कैसे चलेगी? स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे संभलेगी? कुछ लोग मानते हैं कि माइनिंग ही रास्ता है। अगर ग्रीनलैंड अपने खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करे तो वह आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन दूसरे लोग डरते हैं कि माइनिंग से पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड की पहचान, उसकी प्रकृति और उसकी शांति सब खतरे में पड़ सकती है। यह सिर्फ संसाधनों की बहस नहीं है, यह पहचान की बहस है। और इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि ग्रीनलैंड ने कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। टकराव हमेशा उसके ऊपर तय किए गए। दुनिया की ताकतें अपने अपने फायदे देखती हैं, अपने नक्शे बनाती हैं, अपनी रणनीतियां तय करती हैं, और ग्रीनलैंड बस उनके बीच खड़ा रह जाता है। आज आर्कटिक भविष्य का बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ लड़ाइयाँ टैंकों से नहीं होंगी, यहाँ सैटेलाइट्स और रिसोर्सेज के जरिए ताकत दिखाई जाएगी। और इस बैटलफील्ड का सबसे अहम मोहरा ग्रीनलैंड है। डेनमार्क ग्रीनलैंड को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यह उसकी ग्लोबल पहचान से जुड़ा है। अमेरिका ग्रीनलैंड को खोना नहीं चाहता, क्योंकि यह उसकी सुरक्षा की दीवार है। रूस ग्रीनलैंड को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके लिए खतरे की घंटी है। चीन ग्रीनलैंड पर नजर रखता है, क्योंकि वह उसे भविष्य के लिए अहम मानता है। और ग्रीनलैंड के लोग, वे बस यह चाहते हैं कि उनके भविष्य का फैसला कोई और ना करे। ग्रीनलैंड की कहानी हमें एक सीधी सच्चाई दिखाती है। दुनिया में आज भी जमीन उतनी ही कीमती है जितनी पहले थी। फर्क बस इतना है कि अब जमीन पर खड़ी होकर नहीं, बल्कि ऊपर से और दूर से कब्जा किया जाता है।
बर्फ पिघल रही है, रास्ते खुल रहे हैं, संसाधन बाहर आ रहे हैं और इसी के साथ दुनिया की नजरें एक बार फिर उत्तर की तरफ उड़ गई हैं। ग्रीनलैंड अब दुनिया के किनारे पर नहीं है, वह अब दुनिया के बीच में खड़ा है। यहीं यह विश्लेषण समाप्त होता है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हितों का टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।